शुरुआती दृश्य एक कॉलेज उत्सव में होता है जहां नायिका मंच पर एक गीत प्रस्तुत कर रही होती है। उसी समय मुखौटा पहने हुए कोई व्यक्ति मंच के पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। एक अन्य व्यक्ति 15 साल पहले हुई घटना की तस्वीरें ले रहा है। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए वही व्यक्ति एक डाकरूम में पुराने कैमरा रोल को प्रिंट करता है। तस्वीरों की जांच करने के बाद वह नायिका के पास जाता है। उसका नाम एंथनी है, जो कॉलेज से उसका पूर्व प्रेमी था। वे मोसबी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन नायिका ने 15 साल पहले उससे संबंध तोड़ लिया था। उसका अचानक फिर से प्रकट होना उसे चौंका देता है। एंथनी अब मोसबी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करता है। वह पुरानी तस्वीर के बारे में उससे मदद मांगता है, जिसमें पार्किंग में एक कार की डिक्की में किसी व्यक्ति द्वारा शव को लोड करने की धुंधली छवि दिखाई देती है। ये पुष्टि करने में असमर्थ कि क्या ये वास्तव में एक शव था, एंथनी ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इसके बजाय वो मदद के लिए नायिका के पास आया है। एंथनी नायिका को पार्किंग में दूर से ली गई तस्वीर दिखाता है। हालांकि फोकस स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति को किसी चीज को ढकते हुए और उसे कार की डिक्की में रखते हुए दिखाया गया है। एंथनी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि यह वास्तव में एक शव था, इसलिए उसने पुलिस को सूचित करने से परहेज किया। हालांकि अब वह सच्चाई को उजागर करना चाहता है। फिर दृश्य उस घटना पर वापस जाता है जहां फोटो ली गई थी। यह मोसबी कॉलेज में आयोजित पहला कॉलेज उत्सव था, जहां नायिका मंच पर एक गीत प्रस्तुत कर रही थी, जैसा कि शुरुआती दृश्य में देखा जा सकता है। एंथनी ने कार्यक्रम के दौरान नाटक प्रस्तुत करने वाले छात्रों की समूह तस्वीरें ली थीं। जिस इमारत में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके सामने पार्किंग स्थल था और खिड़की से एंथनी ने किसी को संदिग्ध रूप से अपनी कार की डिक्की में कुछ लोड करते हुए देखा। उस दिन कई लोगों ने काले कपड़े और मुखौटे पहने थे, जिनमें संदिग्ध व्यक्ति भी शामिल था, जिससे एंथनी के लिए उन्हें पहचानना असंभव हो गया। उस समय एंथनी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इसे जाने दिया। हालांकि अब उसे संदेह है कि यह एक अपराध हो सकता है। एंथनी को इस जानकारी को पहले न बताने के लिए अपराधबोध महसूस होता है। कॉलेज उत्सव की उसी रात नायिका की मां का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। दुख से अभिभूत नायिका ने एंथनी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और शहर छोड़ दिया। अगर वह रुकी होती तो एंथनी ने ये जानकारी उसके साथ साझा की होती। फोटो देखने पर नायिका को भी कुछ संदिग्ध लगता है। हालांकि वह हिचकिचाती है क्योंकि उसका फाउंडेशन आमतौर पर ऐसे मामलों से निपटता नहीं है। इसके तुरंत बाद उसकी चाची और नायक आते हैं और नायिका नायक से एंथनी का परिचय कराती है। एंथनी अपने आने का कारण बताता है। नायक टिप्पणी करता है कि अस्पष्ट फोटो कुछ हानिरहित या अपराध दिखा सकती है, लेकिन नायिका एंथनी की मानसिक शांति के लिए उसकी मदद करने का फैसला करती है। नायक सहायता करने के लिए सहमत होता है और फोटो खींचे जाने के समय के आसपास गुमशुदा व्यक्ति के मामलों की जांच करने का सुझाव देता है। यदि कोई लापता हो जाता है और उसका पता नहीं चलता है, तो ये संकेत दे सकता है कि फोटो में कोई वास्तविक अपराध कैद है। एंथनी और नायक जांच करने निकल पड़ते हैं। नायिका भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करती है क्योंकि एंथनी का फिर से प्रकट होना पुरानी यादों को जगाता है। जिस रात उसकी मां का निधन हुआ, उसने एंथनी से संबंध तोड़ लिया था और यूरोप चली गई थी। उसकी चाची को चिंता है कि इस मामले पर काम करने से दर्दनाक यादें सामने आ सकती हैं, लेकिन नायिका को उस समय की अपनी अनसुलझी भावनाओं का सामना करने की आवश्यकता महसूस होती है। वह इसे समापन पाने के अवसर के रूप में भी देखती है। अगला दृश्य पुलिस स्टेशन में होता है, जहां नायिका नायक से मिलती है। नायक पहले ही एंथनी की पृष्ठभूमि की जांच कर चुका है और पुष्टि करता है कि वह अब एक प्रोफेसर है। नायिका पूछती है कि क्या नायक ने एंथनी द्वारा लाए गए मामले की जांच शुरू कर दी है। नायक बताता है कि उन्हें शुरू से ही शुरू करने की जरूरत है क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है। तथ्य यह है कि एंथनी ने इसकी रिपोर्ट करने के लिए 15 साल इंतजार किया। ये भी संदेह पैदा करता है, लेकिन चूंकि वह एकमात्र गवाह है, इसलिए उनके पास कोई अन्य सुराग नहीं है। फिर नायिका मामले पर आगे चर्चा करने के लिए एंथनी के घर जाती है। एंथनी उसे अपने डाकरूम में ले जाता है, जहां उसने स्पष्टता में सुधार के लिए फोटो निगेटिव को फिर से प्रिंट किया है। करीब से निरीक्षण करने पर वे देखते हैं कि फोटो में कार पर फैकल्टी पार्किंग स्टिकर है, जो पुष्टि करता है कि यह मोसबी कॉलेज के एक शिक्षण स्टाफ सदस्य की थी। नायिका तय करती है कि पूरी तरह से जांच करने के लिए उसे कॉलेज में प्रवेश की आवश्यकता है। संयोग से कॉलेज अपनी 15वीं वर्षगांठ के उत्सव की तैयारी कर रहा है और उन्हें छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अस्थायी गायन प्रशिक्षक की आवश्यकता है। नायिका एक नकली पहचान के साथ शामिल होने का फैसला करती है और इस अवसर का उपयोग आगे की जांच करने के लिए करती है।
अगले दृश्य में नायिका विग और वेशभूषा के साथ खुद को छिपाती है और एम्मा नाम से एक अस्थायी गायन शिक्षक के रूप में मोसबी कॉलेज में शामिल होती है। वह एंथनी के साथ मामले की गुप्त रूप से जांच करते हुए छात्रों को प्रशिक्षण देना शुरू करती है। एंथनी उसे कुछ स्टाफ सदस्यों से जुड़े पिछले विवादों के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए एक स्टाफ सदस्य को कॉलेज के फंड के दुरुपयोग के लिए बर्खास्त कर दिया गया था, एक अन्य महिला स्टाफ सदस्य का एक छात्र के पिता के साथ संबंध था और वर्तमान डीन की एक पत्नी थी जो 15 साल पहले किसी और के साथ भाग गई थी। डीन कथित तौर पर इतना निराश हो गया कि उसने नियमित रूप से कक्षाओं में जाना बंद कर दिया। नायिका ये जानकर हैरान है कि डीन, जो कभी कॉलेज में प्रोफेसर था, अब एक नेतृत्व की स्थिति में है। हालांकि इनमें से कोई भी विवाद हत्या को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है। दूसरी ओर एंथनी मोसबी कॉलेज में नायिका के साथ फिर से समय बिताने में खुश महसूस करता है। वे अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रवेश अधिकारी सिल्विया से संपर्क करते हैं। सिल्विया एंथनी को उन शिक्षण स्टाफ सदस्यों की सूची प्रदान करती है जो 15 वर्षों से कॉलेज में हैं। सूची में प्रोफेसर जेकब, सवेज, लेवी और वर्तमान डीन शामिल हैं। अगले दृश्य में नायक नायिका से मिलता है। उसने पहले कॉलेज उत्सव के समय लापता हुए लोगों की एक सूची तैयार की है। ये पता चला है कि लापता व्यक्तियों में से कोई भी नहीं मरा, क्योंकि वे सभी बाद में जीवित पाए गए। नायक और नायिका अनुमान लगाते हैं कि पीड़ित एक अनिर्दिष्ट विदेशी हो सकता है जिसके लापता होने की कभी रिपोर्ट नहीं की गई। वे इस संभावना पर चर्चा करते हैं कि पीड़ित एक विदेशी छात्र हो सकता है जिसके परिवार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अभी के लिए मुख्य संदिग्ध शिक्षण स्टाफ हैं जिन्होंने 15 वर्षों तक मोसबी कॉलेज में काम किया है। नायिका संदिग्धों की तस्वीरों के साथ एक हत्या बोर्ड बनाती है, प्रोफेसर जेकब, सवेज, लेवी और डीन। अगले दृश्य में नायिका प्रोफेसर सवेज से मिलती है। सवेज पोशाक डिजाइन विभाग का हिस्सा है। बातचीत शुरू करने के लिए एंथनी त्योहार की तस्वीरों से जुड़े एक फोटो प्रोजेक्ट के आयोजन के बहाने सवेज से संपर्क करता है। नायिका सवेज से पहले कॉलेज उत्सव में उसकी उपस्थिति के बारे में पूछती है। सवेज बताती है कि वह पूरा कार्यक्रम नहीं देख पाई क्योंकि वह व्यवधानकारी मंच कर्मियों द्वारा उत्पन्न कुछ समस्याओं का समाधान कर रही थी। जब नायिका पूछती है कि क्या वह उस दिन पार्किंग क्षेत्र के पास थी, तो सवेज भ्रमित दिखती है और सवाल करती है कि वह संबंधित प्रश्न क्यों पूछ रही है। नायिका विषय को छोड़ देती है और चली जाती है। नायिका आगे डीन से मिलती है। ऐसा लगता है कि एंथनी ने उसे शिक्षण पद के लिए अनुशंसित किया था। उनकी बातचीत के दौरान डीन ने कॉलेज और छात्रों के प्रदर्शन के बारे में उसकी राय के बारे में पूछा। नायिका सकारात्मक रूप से जवाब देती है और फिर उचित दस्तावेजों के बिना छात्रों को प्रवेश देने की कॉलेज की नीति पर सूक्ष्मता से सवाल उठाती है। डीन बताते हैं कि हाल ही में नीतिगत बदलावों ने बिना दस्तावेज वाले छात्रों को बिना किसी समस्या के प्रवेश दिया है। हालांकि डीन इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान में कॉलेज में कोई भी बिना दस्तावेज वाला छात्र नहीं है। डीन को नायिका की पूछताछ पर संदेह होता है, लेकिन नायिका ये दावा करके टाल देती है कि वह एक पुराने बिना दस्तावेज वाले छात्र की तलाश कर रही है जिसके बारे में उसने सुना था। अगला दृश्य प्रोफेसर जेकब के कार्यालय में होता है, जहां नायिका पहले कॉलेज उत्सव पर चर्चा करती है। जेकब को नायिका का स्टेज प्रदर्शन याद है और उसी रात उसकी मां की दुखद दुर्घटना भी याद है। उसकी पहचान को जाने बिना जेकब उसके साथ ये यादें साझा करता है। फिर वह वर्षों से आयोजित हर कॉलेज उत्सव की तस्वीरों वाला एक एल्बम सौंपता है। जेकब के कार्यालय में इधर उधर देखते हुए नायिका को उसके कैबिनेट में एक मुखौटा दिखाई देता है, जो उत्सव के दौरान पहने जाने वाले मुखौटों से मिलता जुलता है। यह एंथनी द्वारा खींची गई तस्वीर में संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पहने गए मुखौटे के प्रकार से मेल खाता है। बाद में नायिका एंथनी के साथ अपने निष्कर्षों पर चर्चा करती है। कर्मचारियों से बात करने के बावजूद वह रहस्य को सुलझाने के करीब नहीं लगती। एंथनी उसे पहले उत्सव की एक सालाना पुस्तिका दिखाता है जिसमें मंच पर नायिका के गायन की कई तस्वीरें शामिल हैं। एंथनी टिप्पणी करता है कि नायिका ने अपना अधिकांश समय बैकस्टेज बिताया, लेकिन नायिका को कुछ भी असामान्य याद नहीं है। उसके प्रदर्शन के तुरंत बाद उसके चाचा उसे उसकी मां की दुर्घटना के बारे में बताने आए थे, जिसके बाद वह अचानक चली गई। इन घटनाओं पर विचार करते हुए नायिका भावुक हो जाती है। अगले दिन नायिका प्रवेश अधिकारी सिल्विया से मिलती है और पुराने कॉलेज के रिकॉर्ड के बारे में पूछती है। सिल्विया बताती है कि 10 साल से पुराने रिकॉर्ड एक गुप्त इमारत में गहरे भंडारण में रखे गए हैं। ऐसे रिकॉर्ड की सुरक्षा के स्तर से हैरान नायिका सिल्विया को धन्यवाद देती है और चली जाती है। इस बीच एक नकाबपोश व्यक्ति कॉलेज परिसर से नायिका पर नजर रखता है। इस व्यक्ति की पहचान अज्ञात है। रात में नायिका घर लौटती है और रिकॉर्ड के बारे में उसकी ईमानदारी पर संदेह करते हुए हत्या बोर्ड पर सिल्विया की तस्वीर लगाती है।
वह मानती है कि अगर पीड़ित कोई छात्र था तो कॉलेज ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जानबूझकर सच्चाई छिपाई होगी। अचानक एक व्यक्ति खुली खिड़की से उसके घर में घुसता है। ये सिल्विया है। सिल्विया हत्या बोर्ड को देखती है और अपने फोन से उसकी तस्वीरें लेती है। तभी नायक घर में प्रवेश करता है और सिल्विया सोफे के पीछे छिप जाती है। जैसे ही नायक खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, सिल्विया भागने की कोशिश करती है लेकिन नायक द्वारा पकड़ ली जाती है। दृश्य पुलिस स्टेशन में बदल जाता है जहां सिल्विया से नायक द्वारा पूछताछ की जाती है। नायिका मौजूद होती है। सिल्विया स्वीकार करती है कि उसे नायिका के असामान्य व्यवहार को देखने के बाद उस पर संदेह हुआ और उसने सोचा कि वह कोई अपराध सुलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये स्पष्ट हो जाता है कि सिल्विया के इरादे बुरे नहीं हैं। नायिका सिल्विया को बताती है कि वह मोसबी कॉलेज में अंडरकवर है, लेकिन मामले का पूरा विवरण नहीं बताती। सिल्विया कबूल करती है कि उसने रिकॉर्ड के सुरक्षित भंडारण सुविधा में होने के बारे में झूठ बोला था। वास्तव में पुराने रिकॉर्ड एक स्टोर रूम में बेतरतीब ढंग से संग्रहित हैं और उन्हें कभी व्यवस्थित नहीं किया गया है। सिल्विया स्वीकार करती है कि वर्षों से उन्हें व्यवस्थित करने के उसके प्रयासों के बावजूद वह सफल नहीं हो पाई है। नायक सिल्विया को चेतावनी देता है कि यदि वह सहयोग नहीं करती है तो उसे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। सिल्विया नायिका की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। अगली सुबह सिल्विया नायिका को एक मास्टर कुंजी प्रदान करती है जो परिसर में किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। उस रात नायक और नायिका प्रोफेसर जेकब के कार्यालय में घुस जाते हैं और उसकी कैबिनेट से मुखौटा निकालते हैं। वे सबूत के तौर पर इसकी एक तस्वीर लेते हैं। फिर वे डीन के कार्यालय में जाते हैं जहां उन्हें दराज में एक अनोखी जापानी गुड़िया मिलती है। नायिका इसे एक सौभाग्यशाली आकर्षण के रूप में पहचानती है। डीन की फाइलों की जांच करते समय उन्हें प्रोफेसर सवेज के बारे में जानकारी मिलती है। इस फाइल में एक कानूनी नोटिस है जो सवेज को अपने पूर्व पति से पहले कॉलेज महोत्सव के ठीक बाद मिला था, जिसमें बताया गया था कि वह पूरा कार्यक्रम क्यों नहीं देख सकी। इसके बाद उन्हें एंथनी की फाइल मिलती है जिसमें नायिका के नाम के साथ एक छोटा सा नोट शामिल है। इससे पता चलता है कि एंथनी उनके ब्रेकअप के बाद भी उसे खोज रहा था। ये खोज नायिका को उलझन में डाल देती है। वह एंथनी से इस बारे में पूछती है लेकिन वह समझाता है कि उसके लिए उसकी भावनाओं का उसके सामने केस लाने से कोई लेना देना नहीं है। एंथनी जोर देकर कहता है कि वह उसकी भागीदारी के बावजूद रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ है। अगले दिन नायिका नायक से मिलती है और एंथनी के मामले में ठोस सबूतों की कमी पर चर्चा करती है। उसे लगता है कि वे समय बर्बाद कर रहे हैं और केस को बंद करने का सुझाव देती है। हालांकि वह मोसबी कॉलेज में छात्रों को प्रशिक्षित करने में संतुष्टि व्यक्त करती है, भले ही उसे आगामी उत्सव से पहले छोड़ने का थोड़ा अफसोस हो। फिर नायक एक जापानी महिला नामी से जुड़े एक नए गुमशुदा व्यक्ति के मामले के बारे में विवरण साझा करता है। उसके माता पिता ने सालों पहले उसके गायब होने के बाद गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। नामी के बारे में आखिरी बार पता चला था कि वह अमेरिका में रह रही थी और अचानक सभी संचार बंद करने से पहले वह अपने माता पिता के संपर्क में थी। नायक अनुवादकों और आवर्जन रिकॉर्ड के माध्यम से उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। वह सुझाव देता है कि नामी शायद अमेरिका में किसी दूसरी पहचान के साथ रह रही होगी। नायिका इस नए केस को लेने के लिए सहमत हो जाती है। उस रात नायिका अपनी मां की दुर्घटना और एंथनी से संबंध तोड़ने के अपने फैसले पर विचार करती है। घटना के बारे में पुराने अखबारों की कतरनों को देखते हुए वह भावुक हो जाती है। हत्या बोर्ड से एंथनी के केस से संबंधित फोटो हटाकर वह उन्हें नामी की फोटो से बदल देती है। यह दर्शाता है कि उसका ध्यान नए केस पर चला गया है। जैसे ही नायिका काम करती है, उसके पीछे एक छायादार आकृति चलती हुई दिखाई देती है जो उसे देख रही होती है। इस आकृति की पहचान अज्ञात रहती है। अगले दिन नायिका की चाची को नामी के बारे में नई जानकारी मिलती है। ये पता चलता है कि नामी हन्ना नाम से देश में आई थी। इस उपनाम का उपयोग करते हुए नायक रिकॉर्ड खोजता है और पाता है कि हन्ना के लिए कोई आधिकारिक नागरिकता या निकास रिकॉर्ड नहीं है। इससे पता चलता है कि वह अभी भी देश में रह रही हो सकती है। नायिका कॉलेज उत्सव में शामिल न होने का फैसला करती है। उसे चिंता है कि इससे उसकी मां की मृत्यु की दर्दनाक यादें ताज़ा हो सकती हैं। वह इस बात पर दुखी है कि उसकी मां का हिट एंड रन केस आज भी अनसुलझा है और उसे अभी भी नहीं पता कि उसकी मां उस रात गाड़ी क्यों चला रही थी। नायिका हन्ना के केस पर चर्चा करने के लिए नायक से मिलती है। नायक बताता है कि इमिग्रेशन रिकॉर्ड में हन्ना के देश छोड़ने या आधिकारिक तौर पर अपने छद्म नाम से यहां रहने का कोई निशान नहीं है। नायिका अनुमान लगाती है कि हन्ना अभी भी इस क्षेत्र में हो सकती है। उनकी बातचीत नायिका की मां से जुड़े अनसुलझे हिट एंड रन केस पर आ जाती है।
नायिका याद करती है कि उस रात के एक गवाह ने कार को देखा और लाइसेंस प्लेट के हिस्से की पहचान की जो ROB से शुरू होता है। इस सुराग के बावजूद अधिकारी वाहन का पता लगाने में असमर्थ थे। नायिका कई अन्य मामलों को सुलझाने के बावजूद अपनी मां के केस को सुलझाने में असमर्थ होने पर अपराधबोध व्यक्त करती है। उसे अपनी मां की मृत्यु के बाद शहर छोड़ने के अपने जल्दबाजी भरे फैसले पर पछतावा होता है, क्योंकि इसने उसे उस समय सच्चाई की जांच करने का मौका नहीं दिया। नायक उसे सांत्वना देता है। बाद में एंथनी नायिका से मिलने जाता है और उसे अपने केस में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, भले ही उसका केस अनसुलझा हो। नायिका हना से जुड़े अपने नए मामले का जिक्र करती है। जब एंथनी उसके फोन पर हना की तस्वीर देखता है तो वह पूछता है कि उसके पास ये क्यों है। नायिका बताती है कि यह उनके गुमशुदा व्यक्ति के मामले से जुड़ा है। चौंककर एंथनी बताता है कि हना मोसबी कॉलेज में नौकरानी के तौर पर काम करती थी। ये खुलासा नायक और नायिका दोनों को हैरान कर देता है। वे डीन के दफ्तर में मिली जापानी गुड़िया को याद करते हैं और हना और कॉलेज के बीच की कड़ी को जोड़ना शुरू करते हैं। हना के लापता होने की समरेखा कार की डिक्की में मृत शरीर की एंथनी की तस्वीर से मेल खाती है। नायक और नायिका को अब संदेह है कि एंथनी की तस्वीर में हना पीड़ित हो सकती है। यह महसूस करते हुए कि और भी कुछ उजागर होना बाकी है, वे जांच शुरू करते हैं कि हना मोसबी कॉलेज से कैसे जुड़ी और किसने उसे काम पर रखा होगा। नायक डीन के घर जाता है जबकि नायिका डीन के दफ्तर जाती है। हालांकि दोनों में से कोई भी डीन को अपने अपने स्थानों पर नहीं पाता। फिर कहानी 15वें कॉलेज फेस्टिवल में बदल जाती है, जहां नायिका छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सिल्विया नायिका के पास जाती है और उससे बताती है कि कॉलेज से पुरानी सुरक्षा फुटेज बरामद कर ली गई है। फुटेज सालों पहले की होने के बावजूद यह अभी भी बरकरार है। नायक और नायिका फुटेज की समीक्षा करते हैं और पहले कॉलेज फेस्टिवल के समय का एक टेप पाते हैं। टेप चलाने से एक रहस्य का पता चलता है। फुटेज में हैना को डाइनिंग हॉल की सफाई करते हुए दिखाया गया है, जिसमें डीन घुसता है और उसे आक्रामक तरीके से पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि उनके बीच तीखी बहस होती है, जिसके बाद डीन गुस्से में भड़क जाता है। इससे ये पुष्टि होती है कि डीन और हैना 15 साल पहले रिलेशनशिप में थे। नायक और नायिका डीन के घर फिर से जाते हैं, लेकिन वह अभी भी गायब है। उन्हें संदेह है कि वह उस शाम उत्सव में दिखाई दे सकता है और वहां उससे मिलने का फैसला करते हैं। जब वे घर से निकलते हैं तो एक छायादार आकृति उन्हें दूर से देखती है। ऐसा लगता है कि वह डीन है। 15वां कॉलेज उत्सव शुरू होता है और नायक प्रवेश द्वार पर खड़ा होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश न करे। काले कपड़े पहने लोगों की जांच करता है। इस बीच नायिका मंच के पीछे है, छात्रों को उनके प्रदर्शन के लिए तैयार कर रही है। जैसे ही छात्र मंच पर प्रदर्शन करते हैं, काले कपड़े पहने और मुखौटा पहने एक आकृति मंच के पीछे के क्षेत्र में आती है। अचानक आकृति नायिका को पकड़ लेती है, उसका चेहरा ढक देती है और उसे जबरन कार की डिक्की में डाल देती है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर सवेज नायक को सूचित करता है कि नायिका और डीन दोनों गायब हैं। घबराया हुआ नायक मंच के पीछे खोजता है और नायिका की चेन जमीन पर पाता है। उसे पता चलता है कि डीन ने उसका अपहरण कर लिया है और उन्हें खोजने के लिए दौड़ता है। डीन नायिका को अपने घर ले जाता है, उसे बांधता है और अपना मुखौटा हटाता है। नायिका उससे भिड़ती है, पूछती है कि क्या उसने हन्ना को मारा है। डीन ने हत्यारा होने से इनकार किया। उसने बताया कि उसने शुरू से ही नायिका को उसके भेष में पहचाना था और उस पर नजर रख रहा था। डीन ने बताया कि वह उसे सच्चाई बताने के लिए यहाँ लाया था, इससे पहले की बात और बढ़ जाए। 15 साल पहले जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई तो डीन अकेलेपन से जूझ रहा था। उसने साथी की तलाश की और आखिरकार एक एजेंसी के माध्यम से हना से जुड़ गया, जो विदेशी श्रमिकों के रोजगार की सुविधा प्रदान करती थी। वे प्यार में पड़ गए और शादी कर ली, लेकिन बाद में डीन को पता चला कि हना का असली नाम नामी था और उसकी पहचान और दस्तावेज नकली थे। हालांकि उसने शुरू में अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट करने का इरादा किया था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया, ये सोचकर कि वे शांति से रह सकते हैं। हालांकि हना की नकली पहचान बनाने वाली एजेंसी ने डीन को पैसे के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने हना की अवैध स्थिति को उजागर करने की धमकी देते हुए बार बार भुगतान की मांग की। उसी समय हना को एक गंभीर चिकित्सा स्थिति हो गई और डीन ने उसके उपचार पर बहुत पैसा खर्च किया, जो उसके स्वास्थ्य में सुधार करने में विफल रहा। हना ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद काम करना बंद करने से इनकार कर दिया, अपने उपचार के लिए पैसे कमाने पर जोर दिया। उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया, जो एक बहस में परिणत हुआ, जिसे बरामद सुरक्षा फुटेज में कैद किया गया है। पहले कॉलेज उत्सव की रात जब नायिका मंच पर प्रदर्शन कर रही थी, हना मंच के पीछे गिर गई।
बेहोश होने से पहले उसने डीन से कहा कि वह उससे प्यार करती है। कुछ ही क्षणों बाद उसकी मृत्यु हो गई। घबराए हुए और अनिश्चित कि क्या करना है, डीन ने काले कपड़े पहने, एक मुखौटा लगाया और हना के शरीर को अपनी कार में ले गया। वह उसे घर ले गया और उसे पिछवाड़े में दफना दिया। आगे की जटिलताओं से बचने के लिए डीन ने हना की मौत की सूचना कभी नहीं दी। एजेंसी ने उसे ब्लैकमेल करना जारी रखा, लेकिन उसने हना के माता पिता या किसी और को उसकी मौत के बारे में नहीं बताया। उसे कानूनी और सामाजिक परिणामों का डर था, खासकर तब जब हना के माता पिता ने उसके एक अमेरिकी से शादी करने को अस्वीकार कर दिया था और सालों पहले उससे संपर्क करना बंद कर दिया था। नायिका डीन के दर्द और पछतावे के साथ सहानुभूति रखती है, लेकिन जोर देकर कहती है कि उसे अधिकारियों को घटना की सूचना देनी चाहिए थी। जैसे ही डीन आंसू बहाते हुए अपना पश्चाताप व्यक्त करता है, नायक बंदूक लेकर आता है और डीन को गिरफ्तार कर लेता है। नायिका को बचा लिया जाता है। कहानी नायिका के घर के एक दृश्य के साथ समाप्त होती है, जहां नायक और एंथनी उसके साथ जुड़ते हैं। डीन के कबूलनामे की पुष्टि सत्य होती है। हन्ना की मृत्यु उसकी चिकित्सा स्थिति के कारण हुई और डीन के कार्य भले ही गुमराह करने वाले थे, लेकिन वे आपराधिक प्रकृति के नहीं थे। हालांकि उसकी मृत्यु की रिपोर्ट न करना और घटना को छिपाने का उसका प्रयास गंभीर अपराध थे, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नायिका इस बात पर विचार करती है कि कैसे इस मामले ने हन्ना की कहानी को समाप्त कर दिया। हन्ना के माता पिता, जो वर्षों से उसकी तलाश कर रहे थे, अब अपनी बेटी के भाग्य के बारे में जवाब पा चुके हैं। एंथनी टिप्पणी करता है कि नायिका के सामने मामला लाना सार्थक था, क्योंकि सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। फिर एंथनी नायिका को 15 साल पहले ली गई एक और तस्वीर दिखाता है। इसमें पार्किंग स्थल से एक और कार दिखाई देती है, जिसकी लाइसेंस प्लेट ROB से शुरू होती है। नायिका को पता चलता है कि यह वही कार है जो उसकी मां की हिट एंड रन दुर्घटना में शामिल थी। इस तस्वीर को देखकर उसे उम्मीद जगी है कि शायद वह अपनी मां की मौत के बारे में सच्चाई जान पाएगी। फिल्म की समाप्ति नायिका की इस टिप्पणी से होती है कि उसे भी जल्द ही वह समाधान मिल सकता है जिसकी वह तलाश कर रही थी।